कोविड-19 के मौजूदा संकट के दौर में भारत सरकार की ओर से विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है वंदे भारत। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को लेकर 2 उड़ानें केरल पहुंच चुकी हैं। अबू धाबी से चली उड़ान कोच्चि पहुंची, जबकि दुबई से रवाना हुई फ्लाइट कोझिकोड पहुंची। अब तक इन सभी को क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। जिन यात्रियों में कोविड के लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें सीधा अस्पताल भेजा जाएगा। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा लॉकडाउन के बीच विदेशियों से अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। इसे वंदे भारत अभियान नाम दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की वंदे भारत मिशन के तहत उन्हें वापस लाया जा रहा है और इसके तहत जो उनकी वापसी हो रही है, इसी संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भारत आने वाले लोगों को क्वारंटाइन और आइसोलेशन की सुविधा अलग से प्राप्त हो। इसके अलावा विदेशों से आने वाले यात्री पेड क्वारंटीन फैसिलिटी में रहेंगे, यानी यात्रियों को क्वारंटीन में रहने के लिए तय शुल्क देना होगा। सेंटर को तय नियमों के अनुसार ही काम करना होगा, जहां कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों को अलग से रखने की जगह भी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्वारंटाइन और आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करने वाले लोगों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार उन्हें यह देखना होगा कि सेंटर में 24 घंटे के लिए डॉक्टर और नर्स की सुविधा हो। डॉक्टरों को क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रह रहे लोगों की लगातार जांच करनी होगी। डॉक्टर को लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जिला सर्वेलेंस अधिकारी को देनी होगी। सेंटर में रह रहे लोगों के नमूनों की जांच ICMR द्वारा सूचित लैब में ही होगी। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रह रहे लोगों से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेंटर में वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी और सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के प्रबंधन की तैयारियों और नियंत्रण उपायों की समीक्षा की और कहा कि अन्य राज्यों से पलायन करके आने वाले श्रमिकों के लिए उचित क्वारंटाइन व्यवस्था के साथ SRI, ILI मामलों की सैंपलिंग और परीक्षण बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में सभी के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, क्योंककि यहां मृत्यु दर 3.3% है और स्वस्थ होने की दर 28.83% है। उन्होंने ये भी कहा कि ICU में 4.8% मरीज, वेंटिलेटर पर 1.1% और ऑक्सीजन के सहारे सक्रिय मामले 3.3% हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जांच क्षमता बढ़ी है और प्रतिदिन 95,000 जांच की जा रही है। 180 ऐसे जिले हैं जहां से पिछले 7 दिन से कम समय में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 13 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों यानी अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और ओडिशा ने पिछले 24 घंटे में किसी नए मामले की जानकारी नहीं दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड और लक्षद्वीप में अब तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। कोविड-19 के बारे में और अधिक जानकारी समेत इसके तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए आयुष संजीवनी ऐप और कोविड-19 के लिए आयुष के अध्ययनों की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया और कहा कि इस तरह प्रौद्योगिकी हितधारकों के बीच गठजोड़ से आयुष के पारंपरिक ज्ञान को व्यापक वैश्विक जनसंख्या तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 के संबंध में 2 आयुष आधारित अध्ययनों का शुभारंभ किया गया है। कहा जा रहा है कि आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों और कदमों की स्वीकार्यता समेत उपयोग के साथ ही कोविड-19 के उन्मूलन में इसके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में सहायता मिलेगी। इसे आयुष और MEITY द्वारा विकसित किया गया है। इसकी पहुंच 50 लाख लोगों तक होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन ने न सिर्फ आयुष से जुड़े कदमों और समाधान विकसित करने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय के अलावा CISR, ICMR और UGC जैसे तकनीक संगठनों को सहयोग के लिए एक सक्षम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, बल्कि इससे आयुष से जुड़े ज्ञान को वैश्विक समुदाय के व्यापक हित में प्रोत्साहन देने में भी सहायता मिली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 35,902 पहुंच गई है। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,783 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
अब तक कुल 15,266 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 52,952 है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर देश के लोग सामाजिक दूरी और लॉकडाउन की सही तरीके से पालन करते हैं तो देश में कोविड-19 का पीक नहीं आएगा और हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल ग्रुप्स ने मॉडलिंग डेटा किया है, वेरिंग की अभी केसेस अगर बढ़ते रहे तो हो सकता है कि हम मई के एंड में जून, जुलाई या अगस्त तक कभी भी केसेस और बढ़ के पीक हो सकता है। ये भी बात हो सकती है कि अगर हम एग्रेसिवली काम करें, सब लोग मिलके हॉटस्पॉट्स को फोकस करें, सिटीजन्स और लोग जो हैं वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो केसेस आस्ता आस्ता खुद कम होने लगे और हमारी पीक इतनी हो ही ना, और या तो हमारी पीक जो है वो कम होना अपने आप ही शुरू हो जाए और एक हमारा पीक जो हम कहते हैं वो ज़्यादातर ना हो। इसके लिए सब लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। विशाखापट्टनम के नजदीक आरआर वेंकटपुरम गांव की एलजी पॉलीमर उद्योग में जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर एनडीआरएफ ने कहा है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। पूरी तरह से रिसाव बंद होने तक एनडीआरएफ वहां मौजूद रहेगी। विशाखापट्टनम गैस रिसाव हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके अलावा हादसे में घायलों को नगद सहायता दी जाएगी। एक कवि, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, लेखक और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर इजराइल ने उन्हें बेहद अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। यहां तेल अवीव की एक सड़क को उनका नाम दिया गया है। इससे जुड़ी एक होर्डिंग में टैगोर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। भारत में मौजूद इजरायली दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, हम रविंद्रनाथ टैगोर को आज और हमेशा सम्मान देते हैं। मानव समुदाय के जीवन में उनके अनमोल योगदान की याद में हमने तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम उन पर रखा है। लोगों को भोजन मुहैया कराना एक उदाहरण है कि कैसे लोग पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी से निपट रहे हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल सब बंद हैं। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वैसे वैसे फूड बैंक से मांग भी बढ़ रही है। इस समय किसान भी अपने उत्पाद सही तरीके से नहीं बेच पा रहे हैं। पश्चिमी वॉशिंगटन में गुरुवार को सैकड़ों ड्राइवरों ने एक मॉल में मुफ्त में बंट रहे आलू लिए। वॉशिंगटन में एक वेयरहाउस में कई पाउंड आलू का भंडारण है, जो कि जुलाई की फसल आने के पहले खाली हो सकता है। वॉशिंगटन में करीब 90% आलू का खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। यूरोप में भी आलू उत्पादकों के पास अतिरिक्त भंडार है। नॉर्वे में लॉकडाउन के बाद से हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। यहां सरकार ने अगले कुछ हफ्तों में देश के बड़े हिस्सों को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। यहां सोमवार से सभी स्कूल फिर से खुल जाएंगे। बार और मनोरंजन पार्क भी 1 जून से खुल सकते हैं। वहीं 20 लोगों के एक साथ जमा होने की भी अनुमति मिलने की संभावना है। सरकार 16 जून से देश की फुटबॉल लीग को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। हालांकि यहां विदेशियों के प्रवेश करने पर प्रतिबंध जारी है। नॉर्वे में अभी सिर्फ ऐसे विदेशी नागरिक ही आ सकते हैं जिन्हें यहां रहने या काम करने का अधिकार मिला हुआ है। नॉर्वे यूरोप के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 12 मार्च को ही देश में बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। मेक्सिको के उत्तरी प्रांत नुएवो लियोन के एक रिटायरमेंट होम में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां रहने वाले करीब 47 लोगों और 3 कामगारों में संक्रमण की पुष्टि हो गई है। नुएवो लियोन के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सभी 50 संक्रमितों की हालत स्थिर बनी हुई है। अधिकारियों ने रिटायरमेंट होम में काम करने वाले रसोइये से संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। मेक्सिको में अब तक कोरोना के कुल 27,634 मामले सामने आए हैं। संक्रमण से यहां 2,704 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के सीमावर्ती राज्य नुएवो लियोन में 909 कोरोना संक्रमित मिले हैं और यहां 29 की मौत हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने गुरुवार को अगले कोरोना वायरस प्रतिक्रिया बिल की व्यापक रूपरेखा देश के सामने रखी।
पेलोसी ने कहा कि बिल में राज्य और स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त सहायता, कोरोना परीक्षण के लिए अधिक धन और आर्थिक रूप से दबाव में चल रही अमेरिकी डाक सेवा के लिए मदद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेलोसी ने प्रत्यक्ष भुगतान के जरिए लोगों की आर्थिक मदद करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। सदन में अगले हफ्ते कोरोना वायरस रेस्क्यू बिल पर मतदान होने की संभावना है। कोरोना महामारी की वजह से फेस मास्क की बढ़ती मांग के बीच आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने ऐसा मास्क तैयार किया है जिसे 50 बार धोकर उपयोग किया जा सकता है। 3 लेयर वाला ये मास्क बैक्टीरिया को 99.2% तक रोक पाने में सक्षम है। कोरोना महामारी की वजह से देश में फेस मास्क की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिंगल यूज मास्क का प्रयोग लोगों के लिए महंगा साबित हो रहा है। आईआईटी दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप ने ऐसा मास्क तैयार किया है जो न केवल सस्ता है बल्कि इसे 50 बार धोकर उपयोग किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली की पूर्व छात्रा अनुसुईया रॉय और उनकी टीम ने एनसेफ नाम का ये एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल मास्क तैयार किया है। It is very easy to maintain it. After each usage, wash it with cold water and mild detergent and put it outside in direct air or sunlight to dry. After drying, put it in a hygienic place to store. 3 परत वाला एनसेफ मास्क पहनने में बेहद आरामदायक है। ये मास्क बैक्टीरिया को 99.2% तक रोकने में सक्षम है और ये संक्रमण का खतरा भी काफी हद तक कम करता है। This is the mask. There is a wire in the nose region and there is an elastic band in the chin region. This too will ensure that I have a good fit with the face, which is a very important parameter while choosing masks. एनसेफ मास्क को लगभग 8-9 घंटे तक इस्तेमाल के बाद ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट के साथ हाथ से ही धोकर धूप में सुखाया जा सकता है। 2 मास्क वाले पैक की कीमत 299 रुपए, जबकि 4 मास्क वाले पैक की कीमत 589 रुपए है।